नमस्कार, सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। G20 का जो समिट था, शिखर सम्मेलन था, वो खत्म हो गया और दुनिया भर में उसको लेकर चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसको लेकर चर्चा हो रही है, सरकार ने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। लेकिन अब इसके बाद 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और उसके बाद हो जाएगी चुनावों की धूम। पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर देश में लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव 2024 का मई में। जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उसकी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कल दिल्ली में होने वाली है। आज मुंबई में कुछ लोग बैठ रहे हैं और फिर संभावना है कि सीट शेयरिंग पर इसको लेकर चर्चा हो। तो चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और आज जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, जनरल वीके सिंह साहब, जो पहले आर्मी में चीफ भी रहे हैं। उनका एक बयान आया है राजस्थान की एक चुनाव सभा से। दौसा में वो चुनाव सभा में एक सभा में संबोधित कर रहे थे और उन्होंने पीओके को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस पीओके पर एक सवाल हुआ और उससे पूछा गया कि पीओके को लेकर क्या स्टेटस है। तो जनरल वीके सिंह साहब ने कहा, इंतजार कीजिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। अब इसको लेकर बड़ी बात हो गई है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, वो अपने आप ही भारत में मिल जाएगा, इंतजार कीजिए। जनरल वीके सिंह का बयान। जनरल वीके सिंह भारतीय सेना के जो है, थल सेना की सेना प्रमुख भी रहे हैं, सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार मंत्री रहे हैं और उनकी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राजनीति में चर्चा होने लगी है कि क्या फिर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ राजनेताओं ने कहा कि क्या फिर भारतीय जनता पार्टी सेना का इस्तेमाल करती है चुनावों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर चिंता हो रही है। अभी तक लोग समझ रहे थे कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जनरल वीके सिंह का ये बयान ये बता रहा है कि बीजेपी राष्ट्रवाद को फिर से उभारना चाहती है, राष्ट्रवाद को जनरल जो इलेक्शंस हैं उसमें और उससे पहले हो रहे 5 राज्यों के। दौसा राजस्थान का जयपुर से जो राजधानी है उससे जुड़ा हुआ शहर है। वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है। राजस्थान में सैनिकों की संख्या भी बहुत बड़ी है, बड़ी तादाद में सैनिक जो हैं, फौजी जो हैं राजस्थान से आते हैं। वहाँ उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया। वैसे मैं आपको बताऊँ कि दौसा एक ज़माने में राजेश पायलट, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, सचिन पायलट के फादर हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है और उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित नवल किशोर शर्मा का चुनावी क्षेत्र रहा लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी को बड़े लंबे समय बाद वहाँ सत्ता हासिल करने का, सीट हासिल करने का मौका मिला है। ऐसी जगह पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि पीओके को लेकर इंतजार कीजिए, वो अपने आप भारत में मिल जाएगा। इसका क्या मायने हैं? कुछ लोग पूछ रहे हैं इसका क्या मायने हैं? क्या भारत सरकार की कोई स्ट्रैटेजिक स्कीम है, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है कि वो पीओके को लेकर काम कर रही है? क्या फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? या पीओके को लेकर कोई डिप्लोमेटिक चैनल चल रहा है? या पीओके में जो लोग परेशान हैं, नाराज़ हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें पीओके के कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हमें भारत में जाने दीजिए, कश्मीर में आने दीजिए। अभी जब डिलिमिटेशन हुआ उस वक़्त भी, जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन के वक़्त भी भारत सरकार ने पीओके की जो सीट्स हैं वो वैकेंट वहाँ पर रखी हैं। उसका भी एक अपने आप में मैसेज है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से और जब से कश्मीर विवाद हुआ तब से पीओके पाकिस्तान के पास है, भारत उसको लेकर अपना दावा करता रहा है। तो क्या पीओके वापस आने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है? क्या रणनीति बना रही है? क्या फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश है और सेना का दुरुपयोग भी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जनरल वीके सिंह का ये बयान कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले जो केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया था कि पीओके को लेकर कि वो भारत में आ जाएगा, भारत में मिलाने की बात है। इसके साथ-साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कमोबेश पीओके से लेकर इसी तरह की जुड़ी हुई बात की थी। तो क्या सरकार में
या हमारी सेना में, फौज में इस तरह की कोई रणनीति चल रही है कि पीओके को हम भारत में शामिल कर सकते हैं? क्या पीओके को लेकर कोई हमला करने की तैयारी है? क्या पीओके को लेकर कोई वहाँ के जो लोग हैं, वो जिस तरह से भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान की स्थितियों से परेशान हैं, उसके लिए सरकार कोई कोशिश कर रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या 1971 को दोहराएगा भारत? 1971 याद है ना? जब पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट पाकिस्तान, उसको अलग कर दिया था भारत की सेना ने। जब वहाँ पर विद्रोह हुआ था तो उसका सेना का साथ दिया था और वहाँ एक नया देश बनकर आया था नक्शे पर, बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान का 2 टुकड़े वहाँ पर हो गए थे और बांग्लादेश एक नया देश बनकर आया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे फौजियों ने उस लड़ाई को ऐतिहासिक बना दिया, जब वहाँ के विद्रोहियों को मौका मिला बांग्लादेश को तोड़ने का, बांग्लादेश बनाने का। बांग्लादेश अलग से बन गया। अभी शेख हसीना जी भी यहाँ आई हुई थी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री G20 में। तो क्या 1971 को दोहराना चाहता है भारत? क्या इसकी कोई तैयारी हो रही है? क्या पीओके में इस तरह का विद्रोह खड़ा हो गया है कि वहाँ उसे अलग किया जा सकता है, उसको एक नक्शे से, पाकिस्तान के नक्शे से अलग किया जा सकता है? क्या फिर से राष्ट्रवाद की बात होगी? कुछ लोगों ने कहा कि याद कीजिए 2019 की फरवरी, जब पिछले आम चुनावों के वक्त भी जब पुलवामा का एक अटैक हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पर, जेईएम यानी जैश ए मोहम्मद ने अटैक किया था और उसमें हमारे 40 जो जवान हैं सीआरपीएफ के, वो शहीद हो गए थे। उनका जो कन्वॉय था उस पर बम अटैक किया गया था, सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी के अंदर। तो उसके बाद, ये बात है 19 फरवरी की, और उसके बाद कुछ दिनों बाद बहुत देश भर में बहुत हंगामा हुआ था, नाराज़गी हुई थी जिस तरह से सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए थे। 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उस कन्वॉय में जा रहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह, तब एक सुसाइड बॉम्बर कार में उसमें रखे बम की वजह से वो विस्फोट हुआ 14 फरवरी 2019 को, माफ कीजिए। और वहाँ सीआरपीएफ की गाड़ियों पर जो आतंकवादी हमला हुआ वो जैश ए मोहम्मद ने किया था। कश्मीर में पुलवामा के पास का ये इलाका है। मैं गया था अभी कुछ दिनों पहले, तो अब भी लोग वहाँ पर पुलवामा में उस घटना को याद करते हैं और तकलीफ महसूस करते हैं और उनमें वो गुस्सा भी दिखाई देता है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद देश ने जो किया है, हमारी फौज ने जो किया, हमारी सेना ने जो किया, वायुसेना ने जो किया, इंडियन एयरफोर्स ने जो किया, उसने एक नया इतिहास रख दिया। भारतीय वायुसेना ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला जो इलाका है, वहाँ के बालाकोट में जो आतंकवादियों के कैंप हैं, उसमें घुसकर मार की। 26 फरवरी 2019 वहाँ का आतंकवादी कैंपों पर हमला किया गया और सैकड़ों आतंकवादी मार गिराने का दावा किया गया। 26 फरवरी 2019, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ और उसका जवाब भारत की फौज ने, भारत की सरकार ने दिया 26 फरवरी 2019 को, जब एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के तो जहाज थे, लड़ाकू जहाज, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला में, बालाकोट में, और वहां आतंकवादियों को, कैंपों को निशाना और सैकड़ों आतंकवादी उस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए थे। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। पाकिस्तान तो हैरान रह गया था, पूरी दुनिया भी हैरान थी कि सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से की गई है। लेकिन भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसका नया नमूना था। कुछ विपक्षी नेताओं ने, कुछ पार्टियों ने पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इसको लेकर भी काफ़ी विरोध हुआ, भारत की जनता में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दी। और उसके बाद जब 2019 के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए मई 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले में भी बड़े भारी बहुमत से जीत कर आई। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी लोकसभा की, लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ मई में, तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तो उसमें 303 सीटें मिली, मतलब 40 सीटें बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की। लोगों का कहना था, खासतौर से राजनीतिक दलों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का यह आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। पहले तो वो लोग सबूत मांग रहे थे, फिर बाद में कहा गया कि ये चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और राष्ट्रवाद का माहौल बनाने, राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश की है। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है कि पूरा देश उस वक्त
राष्ट्रवाद की लहर में झूमने लगा था और लोगों को बड़ा अच्छा लगा था कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों ने, लड़ाकू जहाज़ों ने, हमारे सैनिकों ने वहाँ घुसकर स्ट्राइक की और आतंकवादी कैंप्स पर, और वहाँ सैकड़ों आतंकवादी मार दिए गए। 26 फरवरी 2019, इसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। ये जैश-ए-मोहम्मद ने जो है हमला किया था, तो वहाँ पर भी खैबर में जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकवादी शिविर है, वहाँ पर ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन फिर विपक्षी दलों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस सर्जिकल स्ट्राइक का फ़ायदा उठाना चाहती है, राष्ट्रवाद को भुनाना चाहती है, और नतीजा भी कुछ उस हद तक आया। पहले लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास 250 सीट आएँगी, ऐसा दावा किया जा रहा था कुछ जो सेफोलॉजिस्ट थे उनकी तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई और वो 303 बढ़कर हो गई। यानी अब तक का सबसे बड़ा बहुमत था भारतीय जनता पार्टी का। जो 1984 में जो पार्टी 2 सीटों पर रह गई थी, और 1952 के पहले चुनाव में सिर्फ उसे 3 सीटें मिली थी जनसंघ को। वो 3 सीटों वाली पार्टी 1952 से 2019 में 303 सीटों वाली पार्टी बन गई। तो ज़ाहिर है, लोगों का आरोप था कि राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। सर्जिकल स्ट्राइक चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई, और उसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 303 हो गई। अब भी जब से चुनाव की बात शुरू हुई है, हालांकि अभी तो चुनाव दूर है, मई में चुनाव होने हैं फिर से, और नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बार-बार हो रही है कि क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा खेल तो नहीं करेगी? क्या राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश तो नहीं करेगी? क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी को हैट्रिक लगानी है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे अगर ये चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर सकती है? लोगों का कहना है कि इस समय बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के खिलाफ, कि इनका दोबारा लौटना मुश्किल है। इसलिए सरकार कुछ भी कर सकती है। ये इन्वर्टेड में उनका कहने का मतलब है कि कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है का मतलब एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। और ऐसे वक़्त में जब जनरल वीके सिंह का बयान आए, जब वो जो कि खुद सेना प्रमुख रह चुके हैं, वो कहे कि इंतज़ार कीजिए, पीओके अपने आप आ जाएगा। और उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी करीब-करीब इसी लाइन पर बात कर रहे हों, पीओके को लेकर बात कर रहे हों। और उसी दौरान पाकिस्तान से, पीओके से भी कुछ वीडियो आ रहे हों जिसमें लोग वहाँ पर परेशान हैं पीओके में, पाक की स्थितियों से, और वहाँ कहा जा रहा हो कि हमें भारत भेज दीजिए, कश्मीर में वापस भेज दीजिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो इन सब का मायने क्या है? फिर से कुछ लोगों ने याद किया 1971 को। मैं एक बार फिर याद दिला दूँ आपको कि 1971 में बांग्लादेश बना था, जब भारत की फ़ौज ने उस विद्रोह में मदद की थी और पाकिस्तान के नक्शे को 2 हिस्सों में बाँट दिया था। पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम हो गया था बांग्लादेश, जिसमें भारत की सेना की बड़ी भूमिका रही, भारत सरकार की बड़ी भूमिका रही। उस वक़्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उसके बाद उन्होंने भी उस युद्ध का, उस फैसले का, इस घटनाक्रम का चुनाव में बड़ा फ़ायदा उठाया, चुनाव में उसको अपनाया, राष्ट्रवाद की बात की, और श्रीमती गांधी बड़ी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत गई 1971 का इलेक्शन। वो प्रीपोन भी हो गया था इलेक्शन, और वो चुनाव जीत गई। तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी को जो हैट्रिक बनानी है, उनका सपना है हैट्रिक बनाने का भारतीय जनता पार्टी का, कि लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो जाए, उसके लिए वो राष्ट्रवाद को अपना चुनावी मुद्दा बनाना चाहेगी। और राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए पीओके से बड़ा इंटरेस्टिंग इशू कोई नहीं हो सकता, क्योंकि चीन को लेकर हमारी सीमा पर विवाद अब भी बना हुआ है। G20 में भी चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग नहीं आए थे, कोई बात नहीं हुई है। उससे पहले ब्रिक्स में जब प्रधानमंत्री गए थे, तो शी जिनपिंग के साथ उन्होंने सीमा विवाद पर साफ कर दिया था कि डीएस्केलेशन होना चाहिए। लेकिन अब भी बताया जा रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से, दोनों सीमाओं पर, वहाँ पर चीन और भारत की सीमा पर तनाव बना हुआ है। हालाँकि कोई इधर से उधर कोई जबरन कब्जा नहीं किया, चीन ने कोई कब्जा हमारी सीमा पर नहीं किया, लेकिन दोनों तरफ सेनाएँ डटी हुई हैं। इससे माहौल गर्म है, इससे तनाव बना हुआ है। और विदेश मंत्री, माफ़ कीजिए, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो चीन के
सीमा पर इस तरह का विवाद चल रहा है, तो उस वक़्त क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद नहीं होगा। 1971 का ज़िक्र मैंने किया, एक और ज़िक्र कर देता हूँ 1999 के चुनावों का। उससे पहले पाकिस्तान से एक हमला हुआ था कारगिल पर, और कारगिल के वक़्त में भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। हालाँकि वो अपना बहुमत खो चुकी थी और कार्यकारी सरकार के तौर पे काम कर रही थी, और उसी दौरान कारगिल हो गया था, और कारगिल में भारी जीत भारतीय फ़ौजों को, भारत को मिली थी। उसका फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला, और 1999 में वो फिर से चुनकर आ गए। 71 का ज़िक्र आपको मैंने किया ही कि 71 में भी इसी तरह से हुआ था, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का एक नया निर्माण हुआ, पाकिस्तान के चेहरे पर एक नया नाम उभरा, बांग्लादेश। उसका फ़ायदा इंदिरा गांधी को उठा उठाया, उन्हें मौका मिला इसका फ़ायदा उठाने का, राष्ट्रवाद का। तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व के अलावा राष्ट्रवाद भी एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मसला है, जिसका फ़ायदा चुनावों में उठाया जा सकता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनावों में अपनी हैट्रिक लगाने के लिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए ये बात करेगी, या फिर ये सब चुनावी बातें हैं कि जनरल वीके सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली आते-जाते ये बात कह दी एक शगुफ़े के तौर पर, या ये कहने के लिए कि चुनाव में इस तरह की बात होगी तो थोड़ा माहौल गर्मा जाएगा। इसके बारे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या है, लेकिन क्या राष्ट्रवाद फिर से एक बड़ा मुद्दा होगा? हैट्रिक बनाने की गारंटी राष्ट्रवाद हो सकता है। देखते रहिए, चुनाव के आते-आते बहुत सारी चीज़ें गरमाने लगेंगी सीमा के दोनों तरफ। सीमा के अंदर भी राजनीतिक गर्मी बढ़ने लगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए। आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुक्रिया।